हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योद्धा शक्ति में। तो कल हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था। एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी का पूरा पढ़ लिया था। क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में करेंगे। अभी हम दूसरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये क्या होती है? ये किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण होती है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो पोजीशन जो रखेगा उसी से ये एनर्जी बनेगी। मान लो ये कोई हमारा चिंटू है, चिंटू ही ले लेते हैं, हम चिंटू का एग्जांपल ले रहे हैं शुरू से। ये अपना चिंटू है, इसके हाथ में एक धनुष है। ये धनुष की डोर को बाण पे चला के खींचा हुआ है, ये पोजीशन में है। अभी अगर ये छोड़ दे तो ये क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? यानी तीर क्या करेगा? मूव करेगा और वर्क हो जाएगा। तो ये क्या करता है? रोके हुए कोई एक एनर्जी है जो स्टोर करके पकड़ी हुई, ये अगर ये निकलेगी तो ये मूव करेगा। तो ये जो स्टोर की हुई एनर्जी है यही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, यही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे और हम देख लेते हैं, मान लो ये कोई स्प्रिंग है, मान लेते हैं स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है। हमने इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग है यानी दबा दिया है और दबाकर इसके ऊपर बॉल रख दी है। अगर हमने स्प्रिंग को दबाकर बॉल ऐसे पकड़ के रखा है यानी कुछ एनर्जी स्प्रिंग ने स्टोर करके रखी है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को छोड़ेंगे, तुरंत ये स्प्रिंग क्या करेगी? ऊपर की ओर जाएगी और ऊपर की ओर जाएगी, बॉल को ऊपर फेंक देगी। यानी बॉल के लिए क्या हो जाएगा? बॉल वर्क कर देगा। किसके द्वारा वर्क करेगा? स्प्रिंग के द्वारा। और स्प्रिंग ये क्यों कर पा रही? क्योंकि उसके पास एक एनर्जी है और इस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? चलो यही चिंटू फिर से आ जाता है। चिंटू आता है, इस बार इसने कहा मैं तीर धनुष नहीं लूंगा, इसने गुलेल लिया है। क्या लिया है? गुलेल लिया है। गुलेल में क्या होता है? इधर से खींचा है बढ़िया, किसी को मारने के लिए इसका हाथ है, किसी चीज को मारने के लिए ऐसे खींचा हुआ गुलेल में। अब जैसे ये गुलेल को छोड़ेगा तो इसका जो पत्थर होगा वो मूव कर जाएगा। पत्थर क्या होगा? मूव कर जाएगा और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, यानी पत्थर वर्क करेगा। किसके द्वारा करेगा भाई? ये चिंटू वर्क करेगा। कैसे करेगा वर्क? क्योंकि इसके पास एनर्जी है, ये पकड़ के रखा है गुलेल को। गुलेल क्या है? गुलेल के पास एक एनर्जी है, ये पकड़ा हुआ है। जैसे ही छोड़ेगा गुलेल, तुरंत गुलेल इस पत्थर को फेंकेगा, फोर्स लगाएगा। वो एनर्जी होती है, ये स्टोर करके एक एनर्जी रखती है, पोजीशन में है। गुलेल हमारा एक पोजीशन में है, उसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी है, इसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही गुलेल को छोड़ा जाएगा उसके साथ पत्थर मूव कर जाएगा। जब ये पत्थर मूव करेगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, लेकिन जब तक ये पोजीशन में है, मूव कर सकता है, तब तक इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। और एक बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जिस तरह हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जब हम नीचे आएंगे, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर वो नीचे आता जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटती जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटती जाएगी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जब हम ये बात करते हैं कि यूनिट क्या है पोटेंशियल एनर्जी की, तो वही जूल होगा। सारी ही एनर्जी का यूनिट क्या है? सारी एनर्जी का यूनिट जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट जूल होगा। ये कैसी क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसका मास m है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है। अब ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से यच ऊंचाई जाता है, यच हाइट तक जाता है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ और बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब हमसे पूछा जाता है कि इसका फार्मूला बताओ। और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ लग रहा होगा, यानी एक्सीलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी है हमारा रहता है वो नीचे की तरफ है। तब हम देखते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है mgh। mgh जहां p क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, किसमें मेजर करते हैं, जूल में करते हैं। m क्या है, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसे किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में करते हैं। h क्या है, h हाइट है, हाइट को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। और पी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, इसको किसमें मेजर करते हैं, इसे जूल में मेजर करते हैं। ये बात होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कोई स्टोर्ड एनर्जी है, किस कोई चीज पोजीशन में है, अगर उस पोजीशन को छोड़ दिया जाए तो उसमें एनर्जी होगी वो निकल जाएगी, तुरंत ही मूव करेगी, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। या ऐसे कह सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर रुका है तो वो मूव करेगा, अगर किसी पोजीशन में और रुका हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। और दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगर नीचे की तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, हम ये जानते हैं। अब हम डेराइविंग फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। डेराइविंग फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो Pe इज इक्वल टू mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है mgh। ठीक है, अब हमको ये पता करना है ये mgh आया कहाँ से, ये फार्मूला बना कैसे है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं, मान लो ये हमारी सरफेस है, क्या है, सरफेस है, ग्राउंड है हमारा, यानी धरती को मान लेते हैं। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए पॉइंट पर, जिसका मास कितना है, m है। चलो ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम h ऊंचाई पर रखते हैं, h ऊंचाई पर रखते हैं, मान लो b पॉइंट पर रख दिए, तब भी इसका मास क्या है, m ही है। अब उससे पहले एक बात हम जान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में हम जितना वर्क करेंगे वही उसकी एनर्जी बन जाएगी। जैसे मैंने इसको उठाया ऊपर, तो इसमें मैंने कुछ वर्क किया, क्योंकि मेरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, तो मैंने कुछ वर्क किया, तो वही जो वर्क किया वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। मैंने जितना वर्क किया है यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। कैसे, अभी मैंने इसको क्या किया है, रोका हुआ, यानी पोजीशन में है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, अगर पोजीशन में, पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे ही मैं इसे नीचे छोड़ूंगा ये नीचे आ जाएगा, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये नीचे आ जाएगा, तो जब ये नीचे आ रहा है, मूव किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, हम ये जानते हैं। ऐसे समझो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में हम जितना काम कर रहे हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जितना हमने काम किया है उतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर है, वो नीचे आने के लिए उतनी एनर्जी लेगा। ठीक है, अब इतना जानते हैं। अब हम देखते हैं ये फार्मूला आया कैसे। अब बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो इस ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, इस ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ उतना फोर्स लगेगा जितना इस ऑब्जेक्ट का मास है और जितना इसका स्मॉल जी है। स्मॉल जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ जो फोर्स खींचेगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा, उतना इस नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे ऊपर लेके जाना है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे h ऊंचाई पर लेके जाना है तो मुझे क्या करना होगा, इतना फोर्स तो मिनिमम लगाना ही है, इतना फोर्स मुझे लगाना ही पड़ेगा, मैक्सिमम इतना फोर्स लग। अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे ऊपर लेके जाना है तो मुझे मैक्सिमम mg फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। मान लो ये फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, इस फोर्स कितना लगाऊंगा, या इससे थोड़ा सा 0.000 समथिंग लगाएंगे तब ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाएगा। तो हमने इसे ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाया, mg फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, mg फोर्स लगाया। और जब मैं इसको ऊपर यहाँ तक ले आया तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आया तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ, वर्क होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और
फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ही तरफ है। डिस्प्लेसमेंट एस कितना हुआ, ये जो एस है ये यहाँ तक आया है, यानी एस इज इक्वल टू एच हो जाएगा। ठीक है, यस इज इक्वल टू एच हो जाएगा और फोर्स मैंने mg के इक्वल लगाया है। क्यों? क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था हमें उतना फोर्स मैक्सिमम तो लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को ऊपर पहुंचाने के लिए। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं वर्क कितना हुआ। जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या होता है, F इंटू एस। एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, mg, ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए, तो mg लिख दिए, इंटू एस की जगह पे h लिख सकते हैं, यानी W इज इक्वल टू एम जी एच, यानी कि W इज इक्वल टू पी, यानी W इज इक्वल टू पी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में जितना काम किए हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में हम जितना काम किए हैं वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से ऊंचाई पर है, हाइट पे है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये हाइट पर मान लो ये सरफेस है, ये हाइट है, अब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है कि जैसे ही मैं इसे पोजीशन से इसे छोड़ूंगा, जैसे ही मैं इस पोजीशन से इस मार्कर को छोड़ूंगा ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मार्कर। तो ये जो स्टोर एनर्जी थी ये भी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब लेकिन ये नीचे आ रहा है यानी इसका पोजीशन खत्म हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब तक पोजीशन रहेगा। नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कब होती है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये वर्क कराएगा, काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क तो कराएगा ही। जब ये नीचे आ रहा होगा, ये मार्कर नीचे आ रहा होगा, तो एयर में धूल के कण होंगे जो उनको नीचे की तरफ दबाएगा, यानी धूल के कणों का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, फोर्स भी इसी तरफ लगेगा, तो वर्क हुआ उन पर। कौन वर्क कर रहा है, ये मार्कर, और इस मार्कर पर कौन एनर्जी तब होगी, वो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे होगी, और जब तक ये रुका था उस पर पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये होता है यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट, हम एनर्जी को कभी भी बना नहीं सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट लेकिन क्या कर सकते हैं, इट कैन बी चेंज्ड, ये बदल सकती है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकती है, बदल सकती है। यानी एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कई सारे एग्जाम्पल जिसकी एनर्जी बदलती है। जैसे इलेक्ट्रिक फैन का नाम सुना होगा, ऊपर जो पंखा चलता है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, ये वाला। तो जब इसकी बात करते हैं तो वो कैसे बदलता है, पहले इलेक्ट्रिक फैन, उसके अंदर हमने बटन दबाया, करंट गया, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी गई, और इलेक्ट्रिक एनर्जी करने के बाद वो फैन क्या करता है, मूव करने लगता है। वो फैन क्या करता है, मूव करने लगता है, और जब वो फैन मूव करने लगेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर पहले रुका हुआ होता है, हमने बटन दबाया यानी करंट गया, करंट गया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद वो मिक्सचर मूव करने लगेगा, मूव करने लगेगा, जैसा भी मूव करता हो तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसी तरह बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के अंदर लिक्विड होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उस तब तक वो केमिकल एनर्जी थी, लेकिन जब बैटरी में क्या होता है, हम स्विच ऑन करते हैं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर हमें वो लाइट देती है, हीट देती है, अलग अलग चीजें। इसी तरह जब हम हीटर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसके अंदर भी पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, जब हमने बटन दबाया करंट फ्लो किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है हीटर के अंदर, फिर बाद में क्या होती है, वो गर्म करने लगता है, करंट जाता है, धीरे धीरे वो गर्म होता है और गर्म करने लगता है उसका, तो हीटर के अंदर कौन सी हो जाएगी, हीट एनर्जी फिर हो जाएगी। बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तीन एनर्जी होती है। पहला क्या होगी, हमने बटन दबाया बल्ब का, बल्ब के अंदर करंट ऐसे गया वायर से और बल्ब के अंदर गया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। फिर क्या होता है, बल्ब का जो टंगस्टन होता है, यानी बल्ब के अंदर ये जो होता है टंगस्टन इसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है, हीट करेगा। जब वो हीट करेगा तो हीट एनर्जी हो जाएगी, और ये हीट करने के बाद ही लाइट देता है, तो ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्या होगा, पहले बल्ब के अंदर पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, हमने बटन दबाया उसके अंदर करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जाने के बाद बल्ब का जो टंगस्टन होगा वो हीट होगा, खूब गर्म होगा, जब खूब गर्म होगा तो वो लाइट देगा, जब गर्म हुआ तो क्या हुआ, उसके अंदर हीट एनर्जी हुई, और हीट एनर्जी के बाद जब वो लाइट देने लगा तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम सोलर पैनल की बात करते हैं। सोलर पैनल अब बहुत ही ज्यादा लोग लगवा रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी होगी। पहले क्या किया उसने, सन से लाइट लिया, यानी उसके अंदर पहले लाइट एनर्जी आई, इसके बाद क्या हुआ, वो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा ताकि हमारे बल्ब बल्ब जल जाए। तो जब वहां पे क्या करता है, करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी, यानी सोलर पैनल क्या होगा, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हमने कई बार पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, पहले लाइट लेते हैं तो लाइट एनर्जी है, इसके बाद उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं जो तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी एक नाम होता है, उसके बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, दो चीजें होती हैं जिसे इसे कहते हैं, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है इसे भी मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, और जो हमारी एनर्जी अभी चल रही है यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसे भी मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। यानी मैकेनिकल एनर्जी कुछ अलग नहीं है, काइनेटिक एनर्जी को भी काइनेटिक एनर्जी को भी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को भी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कोई अलग सी एनर्जी नहीं है। ये जान गए, अब हम आगे देखते हैं। तो हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये मान लो हमारी सरफेस ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट है और एच हाइट पे जो है, इसकी हाइट कितनी है, एच है, यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से छोड़ते हैं, फिर ये ऑब्जेक्ट बी पर पहुंचता है यानी बी पॉइंट पर, फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ देखते हैं जस्ट जस्ट बिफोर फॉलिंग सरफेस, सरफेस पे गिरने से थोड़ा पहले ये ऑब्जेक्ट यानी सी पॉइंट पर है। अब हमको ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होंगी, इन सब चीजों के बारे में जानना और वेलोसिटी के बारे में जानना होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले जब ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर रहा होगा, जब ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे रहा होगा, मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी या भी मान लेते हैं। यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे, हम ए पॉइंट पे देखते हैं क्या होता है, जब ए पॉइंट पे था तो यहाँ की जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी जो हम मान लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी थी यहाँ पर, इस पॉइंट पर वो क्या थी, जीरो थी। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, यहाँ पे कितना होगी, जब ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या बात हुई थी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी हुई होती है और मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, यानी मैक्सिमम होगी, वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर अभी ऐसे रुका हुआ है। काइनेटिक एनर्जी तभी होगी जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो इसका क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। चलो यहाँ पर पहुंच गए। अगर हम टोटल अगर हम टोटल अब अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। mgh क्यों होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी mgh है, मैक्सिमम। ठीक है, एट पॉइंट बी पर देखते हैं हम क्या होता है। पॉइंट बी पर क्या होगा हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, आ गया यहाँ से गिरा और नीचे गिरने से पहले बी पॉइंट पर रुकता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट की यानी बीच में, बिल्कुल बीच में
तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बैलेंस में होंगी। ठीक है, वर्क होता, हाँ वर्क होगा क्योंकि फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, यानी वर्क भी होगा। हाइट, हाइट तो हमारी आधी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। मैकेनिकल एनर्जी अभी भी क्या होगी, अभी भी हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी mgh होगी। क्यों mgh होगी, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। एक कम हो रही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी कम होती आ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, दोनों बीच में आ गए तो बैलेंस में है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, mgh अभी भी होगी। टोटल एनर्जी क्या है, mgh। अब हम देखते हैं जस्ट बिफोर फॉलिंग सरफेस, यानी सी पॉइंट पर जब हम देखते हैं सी पॉइंट पर, तब क्या एनर्जी में कोई एनर्जी क्या कुछ चेंज हो ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब क्या होगा, जिस तरह ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, यानी अभी ये थी, अभी बीच में क्या हुआ, दोनों बैलेंस हुई, थोड़ा ये कम हुई थोड़ा ये ज्यादा हुई। लेकिन अब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एकदम डिक्रीज कर गई जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एकदम से इंक्रीज कर गई। तो अभी भी एनर्जी जहां उतना थी, अभी भी एनर्जी जितना ऑब्जेक्ट के एबव होने पे थी उतना बिलो होने पर भी है। यानी हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट बी। ये होगा हमारा फार्मूला, ये होगा हमारा फार्मूला। अगर हम बात करें किसी भी दो पॉइंट पर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो किसी भी दो पॉइंट की जब हम कंपेयर करेंगे तो उनकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। जितना एनर्जी ऊपर होगी उतना ही नीचे भी होगी। हाँ वो बात अलग है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा तो क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, खत्म नहीं होगी, चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज, अगर नीचे गिरेगी कुछ आवाज करेगा, कुछ आवाज किया तो साउंड एनर्जी में कुछ कन्वर्ट हो गया। फिर नीचे गिरी कुछ, नीचे जब गिरेगा तो नीचे की कुछ फिर जब ये नीचे गिरेगा तो जो सरफेस है उसका भी माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे थोड़ा बहुत शेप तो चेंज हुआ ही होगा, तो ये एनर्जी भी होगा, डिफॉर्मेशन एनर्जी से बोलते हैं। और क्या होगा, जब ये नीचे गिरेगा तो वहां का जो सरफेस होगा थोड़ा तो हीट हो जाएगा, देखेंगे तो थोड़ा तो हीट हो जाएगा, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी जब ये नीचे गिरा तो एनर्जी क्या हुई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है बल्कि थ्री फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई। डिफॉर्मेशन एनर्जी, डिफॉर्मेशन एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और किस में कन्वर्ट हुई, साउंड एनर्जी में, आवाज किया इसने। और किस में कन्वर्ट हो गई, शेप एनर्जी, यानी कुछ डिफॉर्मेशन इसका बन रहा था साउंड एनर्जी में, और हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। जब ये नीचे गिरेगा तो डिफॉर्मेशन यानी सरफेस का कुछ शेप चेंज होगा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे लगाकर एकदम थोड़ा सा चेंज हुआ तो पता लगेगा हाँ थोड़ा सा चेंज हुआ। फर्श पे गिरा तो कुछ नहीं, वहां पे थोड़ी धूल जमी होगी वही हट जाएगी, तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन एनर्जी होगा। साउंड एनर्जी, जब गिरेगा कुछ तो आवाज करेगा तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जहां गिरेगा वहां कुछ तो हीट होगी, थोड़ी सी लेकिन कुछ तो हीट होगी, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमारी एनर्जी क्या हुई, ना हमने उसे बनाया ना हमने उसे डिस्ट्रॉय किया, बल्कि एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। और जो याद रखने लायक बात है वो ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है तब उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे पहले पॉइंट पे क्या होगी, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे क्या होगी, पहले पॉइंट पे जो मान लेते हैं ए पॉइंट था और दूसरा पॉइंट बी पॉइंट था,
तो पहले ए पॉइंट पे क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है। तो अब हम देखने चल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन करने में जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। गिवन क्या दिया है हमारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया है, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होगा। फाइंड एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है 10 kg का है, जिसका मास क्या है 10 kg है। फिर क्या इसने बोला है, फिर कहा व्हेन इट इज एट अ हाइट, अगर ये किसी हाइट पे है, मान लेते हैं एच हाइट पे है और हाइट भी इसने दे दी है, ये हाइट कितनी है 6 मीटर, हाइट क्या है 6 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर है 6 मीटर ऊपर है। अब क्या कह रहा है, जिसमें हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना इसने लेने को कहा है, जी बराबर 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है इसने, हमको क्या करना है, एनर्जी पोजेस्ड ज्ञात करना है। एनर्जी पोजेस्ड अगर हमको ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, एनर्जी हमको ज्ञात करनी है, यानी कौन सी एनर्जी, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो क्या बताया गया था, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। अब हमको एनर्जी पता चल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास कितना दिया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 kg इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया है 9.8 मीटर सेकंड पावर माइनस 2, और हमारी हाइट कितनी दी गई है 6 मीटर। ठीक है अब हम सॉल्व करते हैं, 10 से ये पॉइंट हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 98 इंटू 6, क्या आएगा 6 8 जा 48 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 6 9 जा 54 4 58, ये क्या हो जाएगा 588 जूल हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा 588 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, उसमें दिया एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 12 kg है, मान लेते हैं 12 kg है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर क्या है, इज एट अ सर्टेन हाइट, जो कि एक सर्टेन हाइट पे है। फिर कह रहा है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर है, मान लो ये ग्राउंड है, सरफेस से ऊपर है। फिर कह रहा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। अब इसमें इस ऑब्जेक्ट की क्या दे दिया है, हमको पोटेंशियल एनर्जी इस बार दे दिया, कितना दिया है 480 जूल दिया है। इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना है 480 जूल है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट एट व्हिच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेने के लिए कितना बोला, इस बार 9.8 नहीं बोला, 10 बोल दिया है, मीटर सेकंड की पावर माइनस 2। हमें ये हाइट निकालनी है इस बार। फिर क्या होगा, हम वही फार्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू mgh। P कितना दिया है 480 हमें दे दिया है, 480 जूल दे दिया है। और इसके बाद मास ऑफ ऑब्जेक्ट 12, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया है, और हाइट हमको पता करना है। अगर हम हाइट को सब्जेक्ट लें तो क्या होगा 480 अपॉन 12 इंटू 10, इस कटब्बा ने बाहुबली को मार दिया, 12 4 जा 48 हो जाता है, यानी हाइट कितना होगा 4 मीटर होगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया है, इसमें मान लो ये हमारा चिंटू है, चिंटू है हमारा, चिंटू क्या कर रहा है, चिंटू इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहा है। ये ऑब्जेक्ट नीचे था, इसे उठा रहा है, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे उठा रहा हूं तो ऐसे ऊपर उठा रहा हूं, ऊपर सर के ऊपर रखना है, ये करने जा रहा है और सर के ऊपर रखेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज, पोर्टर क्या कर रहा है लगेज को ऊपर उठा रहा है, और 15 kg मास आप क्या है लगेज का 15 kg लगेज का मास है। इसके बाद कह रहा है द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, नीचे से ऊपर उठा रहा है। ठीक है, फिर पुट्स इन ऑन हिज हेड, अपने हेड पे रखता है, और कितनी हाइट करता है वो, हाइट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर उठाता है ऊपर, हाइट हाइट के ऊपर उठाता है लगेज को, और 15 kg का लगेज है, ग्राउंड से ऊपर उठाता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम, यानी इसके द्वारा हम कितना वर्क किया हमें ये पता करना है, इस चिंटू ने कितना वर्क किया है हमको ये पता करना है। ऑन द लगेज, लगेज पर कितना इसने वर्क किया है। और टेक इसने कहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टेक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसने कितना कितना दिया है 10 मीटर सेकंड की पावर माइनस 2, जी इक्वल टू,
अब वर्क कहा, हमने क्या कहा, कोई भी एनर्जी क्या होती है वही होगी W बराबर, हमने क्या निकाला था बाद में, W बराबर mgh निकाला था, और ये किसके इक्वल हुआ था, P के बराबर, पीछे बताया था। यानी जितना हम वर्क करेंगे एनर्जी हमारी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वही हमारी एनर्जी होती है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जितना वर्क करते हैं वही हमारी एनर्जी हो जाती है। तो हम W भी इसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू mgh, m दिया है 15 kg दे दिया है, ठीक है। जी कितना, 10 लेने को कहा है। हाइट कितना दिया है, 1.5, इस पॉइंट को 10 से मार दिया, बचा कितना 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना होता है 2 to 5 जूल, 2 to 5 जूल, 15 इंटू 15 2 to 5 जूल हो जाएगा आंसर। यानी हमने कितना वर्क किया, चिंटू ने कितना वर्क किया, किस पर वर्क किया, लगेज पर। चिंटू ने लगेज को उठाने में कितना वर्क किया है, तो उसको 2 to 5 225 जूल वर्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमसे पूछा है, वो कह रहा है कि अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, एक बैटरी है, मान लो ये कोई बैटरी है, और इससे हमने क्या किया है, लाइट्स अ बल्ब, किसी बल्ब को जलाया है। मान लो ये हमारा कोई अच्छा सा चिंटू का बल्ब है जो रोशनी कर रहा है, ठीक है, जलाया है। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में हमारी एनर्जी किस में चेंज हो रही है, ठीक है। तो पहले बैटरी में कौन सी एनर्जी थी, बैटरी में केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। बैटरी में क्या थी, केमिकल एनर्जी थी। मान लो बैटरी का अभी बटन नहीं दबा, जैसे ही बैटरी का बटन मैंने दबाया, इस बैटरी ने क्या किया, करंट छोड़ा, यानी क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी होने के बाद ये जाएगी एनर्जी, और बल्ब का जो टंगस्टन होता है अंदर वाला, यानी ये बल्ब होता है हमारा, इस बल्ब का अंदर का जो टंगस्टन होता है इसको गर्म करेगा, गर्म करेगा तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, किसमें, हीट एनर्जी में। और जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी उसके बाद क्या होगा, ये बल्ब लाइट देगा, तो क्या होगी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, वो कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऊपर का फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर रहा है, h हाइट का है। तो ये क्या कह रहा है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिवली डज दिस। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, अगर ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से नीचे गिर रहा है, तो हमें पता करना है क्या यह जो ऑब्जेक्ट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का, क्या इस ऑब्जेक्ट पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लग रहा है, तो हमको यही पता करना है। मान लेते हैं ये पॉइंट बी है जो सरफेस पर गिरने से पहले है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, यानी ये पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी, जो कि क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी 0 होगी। यानी हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूछे इस ऑब्जेक्ट की, mgh होगी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगा और थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर था, तो क्या होगा, हम थोड़ा सा को मान लेते हैं क्लास 9th में कि वो नीचे गिर चुका है, तो वो रुक गया मान लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट एबव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, जब वो नीचे गिरने लगा तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड और तेज बढ़ी, और फिर क्या होगा, हमारे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर भी मैकेनिकल एनर्जी हमारा mgh, यानी जितना ऊपर थी उतना नीचे रहेगी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जितना ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी उतना नीचे काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना नीचे आ रहा, पोटेंशियल एनर्जी गिर रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। कोई चीज ऐसे नीचे घटता जा रहा है, कोई चीज बढ़ता जा रहा है, कोई चीज बढ़ता जा रहा है, नीचे आने पर जितना घटाएगा उतना ऊपर जाने पर पूरा कर देगा, सिंपल बात है। तो क्या होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहा है, अगर कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, h हाइट से ग्राउंड पर गिर रहा है, और वो ग्राउंड पर गिर गया, तब उसकी एनर्जी के साथ क्या होगा, फिर उसकी एनर्जी के साथ क्या होगा, ये बताओ। जब ये ग्राउंड से थोड़ा ऊपर था तो मूव कर रहा था, कौन सी एनर्जी थी,
काइनेटिक एनर्जी थी। अब हमको बताना है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जब ये नीचे गिरा, नीचे गिरने पर इसने कुछ आवाज किया, यानी जब इस ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे छोड़ा इसने कुछ आवाज किया तो आवाज करेगा, यानी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा। किसमें? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद नीचे करेगा, यहाँ की जो सरफेस होगी कुछ तो हीट होगी भाई, कुछ तो गर्म हो जाएगी, तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। किसमें? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये ऑब्जेक्ट क्या था, जब ये नीचे गिरेगा तो यहाँ की सरफेस थोड़ी सी चेंज होगी, मतलब थोड़ी तो एकदम चेंज होगी, एकदम थोड़ी से। मान लो यहाँ पे अगर कुछ नहीं चेंज हो रहा तो धूल भी जो होगी वही हट जाएगी, लेकिन कुछ तो चेंज होगा थोड़ा सा, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो ये बताओ, सरफेस चेंज हुई, इसको क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन एनर्जी। डिफॉर्मेशन एनर्जी। लो भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 kg बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यानी ऊपर कोई 5 kg का बॉल था, ऊपर कोई 5 kg का बॉल था जो हाइट तय करता है। कितना हाइट तय करता है? इसकी हाइट थी 10 मीटर। 10 मीटर से नीचे गिर रहा है, 10 मीटर से नीचे गिर रहा है ये बॉल। अब जब ये बॉल नीचे गिर रहा है तो ये क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। हमें क्या पता करना है? शुरुआती जो यहाँ पे शुरुआत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी की थी, हमें क्या पता करना है? शुरुआत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? शुरुआत में जब हम पोटेंशियल एनर्जी पता करने आएंगे, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, तब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? mgh। mgh होता है, तो इसका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी उस टाइम पर। ठीक है, यहाँ पे m 5 हो जाएगा। g कितना लेते हैं हम? g इसने लेने के लिए कहा 10। g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 10 लेने को कहा है। हाइट क्या हमारी 10 है, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 5 × 10 15 500 जूल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इट रीच द ग्राउंड। जब एकदम ये नीचे गिरने वाला था, यानी यहाँ पर थोड़ी सी जगह पे जो थी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तब ये क्या पूछा है? यानी बी पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू को हाफ mv² से होता है। अब इसको हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला ये तो लगा ले v² बराबर u² प्लस 2as, ऐसे ज्ञात करें। लेकिन हम फिजिक्स वाले हैं तो हम इतना कठिन क्यों करेंगे? हम ये अभी क्या पढ़े थे, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो, उसकी जो एनर्जी एक पॉइंट पे होगी वही नीचे की पॉइंट पे उतना ही एनर्जी होती है। चलो ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो 2 पॉइंट पर उसकी एनर्जी सेम होती है। पीछे ही पढ़ा था, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर पता करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? या तो पोटेंशियल एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगी? ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये मान लेते हैं पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए पॉइंट बी पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू पॉइंट बी पर क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना हमको, यानी निकालना है हमको, वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेट। तो पॉइंट बी पर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी इज प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट बी पर हमको पता करना है। तो ऊपर हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए क्या कितना थी? 500 जूल थी, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी? मूव ही नहीं कर रहा, 0 होगी, इज इक्वल टू हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर क्या होगी? अब नीचे पहुंच गया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमको पता करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 जूल। फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव हो गया व्हेन फाइलिंग ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट। रेज्ड मतलब हम ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे नहीं आ रहा है। यानी क्या है? कोई 40 kg मास का ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? 40 kg।
क्या है, इसे हम ग्राउंड से क्या कर रहे हैं, ऊपर रेस कर रहे हैं। लो भाई रेस कर दिए। फिर क्या होता है, रेस टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर तक हम फेंकते हैं। कितना, 5 मीटर तक हम फेंक देते हैं। कहाँ तक, 5 मीटर तक। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट बी है और ये पॉइंट से हमने फेंका था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो इसकी, एम जी एच। जी लेने के लिए इसने कहा है 10 ले लेना। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम कितना दिया है 14, जी कितना दिया है 10, हाइट कितनी है 5 मीटर, हो जाएगा कितना, 4 वन जा 4 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 2000 जूल। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, नीचे आने लगे, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। अगर ये जो हमारी हाइट है इसे आधी कर दी जाए, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, यहाँ पे क्या होती है, हाइट आधी हो जाती है। 5 का आधा क्या होगा, 2.5 मीटर। यहाँ पर ये पूछ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, व्हेन अ ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी सेम ही होती है किन्हीं दो पॉइंटों पे। तो ठीक है, एनी टू पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। हमने बी पॉइंट पे क्या किया है, निकाल लिया है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको सी पॉइंट पर देखना है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट सी। यहाँ पे हमको देखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी पे कितना है, अभी निकाले 2000 जूल। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रुक जाएगा ऑब्जेक्ट, मूव नहीं करेगा तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितना होगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी 2000 हो जाएगी जूल। जब वो यहाँ पर पहुंचेगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच ले लेते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है। एम जी एच की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ मान लेते हैं तो 2000 आया है, 2000 जूल प्लस जीरो हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं। एम की जगह इसका मास क्या है, पूरे रास्ते मास तो सेम ही रहेगा 40 kg। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम ही रहेगी, उतनी फोर्स से नीचे खींचेगी तो कितना होगा 10 ही है। एच हमारा क्या होगा, हाइट कितना बचेगी, यहाँ से आधा कर दिया, हाइट हाफ कर दिया है, 2.5 मीटर होगी। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है। इसके लिए होगी 8 10, इस पॉइंट को हटा देंगे, फिर हो जाएगा 100,000 हो जाएगा। 2000 जूल इज इक्वल टू 1000 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जब हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो क्या हमारा होगा 1000 जूल, 1000 जूल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वाला तो हो ही गया है, 24 करा दिए। ये 25 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो यहाँ तक हमने आज देखा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा हमने, कंजर्वेशन ऑफ लॉ पढ़ा, और भी चीजें पढ़ी, और हमने क्या किया, क्वेश्चन भी कर लिया, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्लियर हो गया है।